नमस्कार, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में वृद्धि और विकास और परिपक्वन इन सब चीज़ों को देख चुके हैं, आज की इस क्लास में हम लोग जो विकास की अवस्थाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि कोई भी पेपर हो उसमें विकास की अवस्थाओं से कहीं ना कहीं से एक या दो क्वेश्चन वो पेपर में आते ही हैं। और यहाँ पे हम लोग जो KVS, सीटेट और भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो कि शिक्षक संबंधित हैं भर्ती वाली, उसमें ये क्वेश्चन बहुत अक्सर आते हैं। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग विकास की अवस्थाओं की शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सारे जो मैटर हैं, जो विकास की अवस्थाएं हैं, इसमें फैक्ट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आते हैं। फैक्ट का अर्थ है कि जैसे तथ्य, फैक्ट यानी कि तथ्य कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, इनकी क्या आयु है, वर्षों में क्या सीमा है, इन सब से प्रश्न बहुत आते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ विद्वानों ने अवस्थाओं को बांटा है, उसके साथ साथ कुछ अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इन अवस्थाओं में कौन कौन से विकास होते हैं, जैसे मानसिक विकास कैसा होता है, शारीरिक विकास कैसा होता है, इन सभी से प्रश्न पेपर में अच्छे खासे आते हैं। जिसको देखते हुए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं और उसमें सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे कि जो शैशवावस्था है उसमें विकास कैसा होता है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विकास की अवस्थाओं में। तो जो आपके पास विकास की अवस्थाएं हैं उसे मूल रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। ये कहें कि जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटने का काम किया है। तो ये जो 4 भाग बताए इन्होंने, एक है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जैसा कि देखने में दिख रहा है यहाँ पे कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखते हैं कि जो विकास है बच्चों का, तो विकास जो शुरू होता है बच्चों का वो गर्भकालीन अवस्था से भी शुरू हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था यानी कि जब से माँ के गर्भ में बच्चे का भ्रूण होता है उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो विकास की अवस्थाओं की बात की गई है ये जन्म के बाद की बात की गई है। तो जन्म के बाद जो अवस्थाएं हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की आयु 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बताई गई है। उसी में किशोरावस्था है, किशोरावस्था की आयु 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। और जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 वर्ष के बाद बताई गई है। यानी कि एक मोटा सा कहें कि विकास की अवस्थाएं हैं उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं, जो कि आपने यहाँ देखा। आइए आगे देखते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, एक विद्वान है कोल महोदय जो हैं, इन्होंने विकास की अवस्थाओं को 12 भागों में बांटा है और यहाँ तक कि इनसे प्रश्न भी आए हुए हैं पेपर में। तो इसको देखते हुए आप इसको बहुत बारीक से दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगामी टेट तो आ ही रहा है, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो सुपर टेट में इनसे फैक्ट अक्सर पूछे जाते हैं कि उत्तर किशोरावस्था क्या है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था क्या है, उसमें कौन कौन सी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे एक नज़र दौड़ाते हैं कि कोल ने विकास की जो अवस्थाएं हैं इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो जो कोल महोदय उन्होंने शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष की बात की गई है, यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है। लेकिन इसके पहले अभी आपने देखा कि जो शैशवावस्था है उसके लिए उन्होंने जो आयु मुख्य रूप से जो बांटा गया है वो देखा आपने कि देखिए यहाँ पे जन्म से 5 वर्ष, लेकिन कोल महोदय ने शैशवावस्था को बांटा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो किसी का रेफरेंस देता है प्रश्नों में
तो वहां पे इस बात को याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर कोल महोदय के अनुसार पूछता है तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष है, लेकिन वहीं पे सामान्य सा जो था वो 5 या 6 वर्ष था। इसलिए आपका जो ये विकास की अवस्थाएं हैं, ये प्रश्न पर भी निर्भर करता है कि प्रश्न किस आधार पर उन्होंने ऑप्शन बनाए हैं। तो इस चीज को देखते हुए बहुत ध्यान से इसको देखना है, याद भी करना है, क्योंकि फैक्ट है। अगला है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसको कोल महोदय ने 2 से 5 वर्ष बताया, लेकिन वहीं पे प्रारंभिक के बाद मध्य बाल्यावस्था है, इसको उन्होंने बालक में 6 से 12 वर्ष बताया है, लेकिन वहीं पे बालिका जो है उसमें 6 से 10 वर्ष बताया है। तो ये जो इनका क्लासिफिकेशन है कोल महोदय का, इन्होंने बालकों में विकास की अवस्थाओं को कुछ अलग बताया है बाल्यावस्था को, और बालिकाओं में इन्होंने अलग बताया है। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक है पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, इसको बालक में 13 से 14 वर्ष के बीच में बताया गया, वहीं बालिकाओं में यह 11 से 12 वर्ष के बीच में बताया गया है। ठीक उसी तरीके से प्रारंभिक किशोरावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था को बालक में यह 15 से 16 वर्ष बताते हैं, और बालिकाओं में 12 से 14 वर्ष बताते हैं। कौन बताते हैं? ये कोल महोदय बताते हैं। ठीक उसी तरीके से मध्य किशोरावस्था की बात करें तो उन्होंने बालक में 17 से 18 वर्ष कहा है, और बालिका में 15 से 17 वर्ष कहा है। ठीक उसी तरह से किशोरावस्था, बालक में 19 से 20 वर्ष, बालिका में 18 से 20 वर्ष। क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें कुछ बहुत विशेष समझाने की चीजें नहीं है, तो आप एक नजर इसको दौड़ा दीजिए विकास की अवस्थाओं पे। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष, प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष, और जो वृद्धावस्था की बात कोल महोदय ने किया है वो क्या है 75 से आगे। 75 से आगे आप चले जाएंगे तो कोल महोदय ने यहाँ पे बात की कि ये वृद्धावस्था होती है। आगे हम देखते हैं कि एक सामान्य सा विभाजन है, जो कि परिपक्वता प्राप्त करने की स्थिति तक अनेक विभिन्न अवस्थाएं आती हैं, जो कि निम्न बताए गए सामान्य ऐसा है। ये भी सामान्य ही विभाजन है, वो कोल महोदय थे, यहाँ पे एक सामान्य विभाजन किया जा रहा है। इससे प्रश्न अक्सर आए हुए हैं पेपरों में, सीटेट तक में आए हुए क्वेश्चन है इससे। तो आप इस अवस्था को तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कैसे देखें, गर्भकालीन अवस्था यानी कि पूर्व प्रसूति काल, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था को बताया गया है कि गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है, जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण पड़ जाता है, उसके बाद से यानी कि गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था है उसको कहते हैं गर्भकालीन अवस्था। और वहीं पे शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था को बताया गया है जन्म से प्रथम 10 या 14 दिनों तक की बात की गई है। और यहीं पेपरों में जैसे सीटेट में 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वहां पे शैशवावस्था को पूछा गया, तो वहां पे शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष भी बताया गया है। तो पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है जन्म से 2 वर्ष के बीच को शैशवावस्था, लेकिन यहाँ पे भी एक क्लासिफिकेशन है, सूक्ष्म विभाजन ये कह सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म विभाजन है उसके आधार पे जो शैशवावस्था है जन्म से प्रथम 10 या 14 दिन तक। फिर बचपनावस्था है, बचपनावस्था जन्म के 2 सप्ताह के बाद तथा 2 वर्ष तक की बात की गई है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आखिर किसका उत्तर हम लोग याद करें। तो देखिए यहाँ पे तीनों तरीके की बात की जा रही है, और उसमें वहाँ पे पेपर में जिस ऑप्शन को यानी कि ऑप्शन किस आधार पे बनाया है उसके आधार पे आप तीनों पैटर्न को देखते हुए उत्तर वहाँ पे दीजिएगा। इसके लिए हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर कैसे प्रश्नों का उत्तर दें, और ये जो अवस्थाओं का विभाजन किया जा रहा है इसका भी आधार लिया जाएगा वहाँ पे करते समय। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए, और प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखते हुए हम लोग विकास की अवस्थाओं को करेंगे। आगे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 वर्ष से
महिला में 10 वर्ष तक होता है बाल्यावस्था, और वहीं पे बालकों में बात जो की जा रही है वो है 12 वर्ष तक। यानी कि बाल्यावस्था महिलाओं में यानी कि बालिकाओं में 10 वर्ष तक हो जाएगा, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक। लेकिन वहीं पे बालकों में क्या होगा, 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था चलेगी। इस बाल्यावस्था को इन्होंने फिर मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। क्या? एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक होती है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 10 वर्ष तक बालिका में और बालक में 12 वर्ष तक इन्होंने बताया है। किसके लिए बात की गई? बाल्यावस्था के लिए। बाल्यावस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में बांटते हैं। आगे देखिए, और इनका भी हो गया। आइए, तरुणावस्था। तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, इसके लिए बालिका जो है और बालक, इसमें बात की जा रही है कि जो बालक है वो 11 से 13 वर्ष, बालिका में 11 से 13 वर्ष तरुणावस्था होगी या प्राक किशोरावस्था होगी, और वहीं पे बालक में बताया जा रहा है कि यह 12 से 14 वर्ष तक होगा। और विशेषता है कि इस अवस्था में बालिका वयस्क के शरीर का रूप ले लेती है। यानी कि एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसका रूप एक बालिका का शरीर हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है एक तरह से वयस्क के रूप के लिए। उसके बाद अगली जो अवस्था है वह है प्रारंभिक या पूर्व किशोरावस्था। इसके लिए बताया जा रहा है कि यह 13 से 14 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक होती है, और इस पूर्व किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास अधिकतम, विवेक तथा उचित अनुचित का ख्याल अधिक नहीं होता है। यानी कि इस प्रारंभिक या पूर्व किशोरावस्था की खास विशेषता बताई जा रही है कि यह अवस्था तो है 13 या 14 से 17 वर्ष तक, लेकिन इसमें अधिकतम विवेक तथा उचित और अनुचित का ख्याल अधिक नहीं रहता है। यानी कि बालक को इस अवस्था में क्या गलत है और क्या सही है इसका कोई ख्याल नहीं रहता है। अगली बात बताई जा रही है परवर्ती किशोरावस्था। अगली अवस्था 17 से 20 या 21 वर्ष की होती है, और इस अवस्था में बालक पूर्ण रूपेण शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और अपने भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना और विपरीत लिंग के प्रति अभिरुचि अधिक हो जाती है। जब बच्चा किशोरावस्था का होता है तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक को नए अनुभव प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे अनुभव हो सकते हैं? उसके शारीरिक जो विकास है, तो शरीर में भी अचानक किशोरावस्था में आते आते उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसके शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, तो मस्तिष्क में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और साथ में उसे अपने करियर के प्रति, यानी कि हम आगे कैसे पढ़ाई करें, हम आगे क्या बनेंगे, यानी कि लक्ष्य, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो उनको आगे कैसे फेस करें। उसी से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है बालक, चिंतन करने लगता है, और वो अपने भविष्य के लिए तरह तरह की योजना बनाता है, और विपरीत लिंग के प्रति अभिरुचि, विपरीत लिंग के प्रति जैसे लड़का का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति, ये आकर्षण बढ़ जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है अभिरुचि पैदा हो जाती है और वो भी अधिक हो जाती है। ये जरूरी भी है क्योंकि अगर स्वस्थ मस्तिष्क है तो ऐसा होगा, और लेकिन इसमें अपने आप को नियंत्रित करने की जरूरत है, और नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में ले जाने की जरूरत होती है। होना, आकर्षण होना सही है, आकर्षण नहीं होता है तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर, बालक के अंदर कोई ना कोई मानसिक विकार भी है। इसलिए हम यहाँ पे देखें तो जो ये अभिरुचि अधिक हो जाती है विपरीत लिंग के प्रति, ये मनुष्य या बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होती है। ये मानसिक और शारीरिक विकास है जो कि आता है। अब आते हैं प्रारंभिक व पूर्व वयस्कता। प्रारंभिक या पूर्व वयस्कता की बात करें तो यह 21 से 40 वर्ष की होती है। इसमें शादी, व्यवसाय
आत्मविकास को आगे बढ़ाना बालक अपना शुरू कर देता है, चिंतन करने लगता है बच्चा। और एक है आपकी मध्यावस्था। मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष। पूर्व प्राप्त उपलब्धि तथा आकांक्षाओं को काफी सशक्त होना चाहिए, कोई बात नहीं। क्या जा रहा है मध्यावस्था में कि 40 से 60 वर्ष। तो इस अवस्था में बालक या व्यक्ति 40 से 60 वर्ष का होता है कब? मध्यावस्था में। और वह पूर्व प्राप्त उपलब्धि तथा आकांक्षाओं को काफी सशक्त यानी कि मजबूती दे देता है, यानी कि वह पूर्व के जो अनुभव होते हैं, ज्ञान होते हैं, उसको परिपक्व यानी कि मैच्योर कर लेता है। अब वो भी कैसा? आकांक्षाओं को काफी सशक्त यानी कि मैच्योर कर लेता है, काफी मजबूती उसमें आ जाती है उसके अनुभवों में। और एक अवस्था इन्होंने बताया बुढ़ापा या 60 अवस्था, लास्ट क्या है कि 60 वर्ष से मृत्यु तक चलती है और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है। किस अवस्था में? बुढ़ापा या 60 अवस्था। इसके लिए बताया गया है 60 वर्ष से मृत्यु तक। और इसमें सामाजिक कार्यों में लगाव कम हो जाता है। सामाजिक कार्यों में लगाव कम होने का अर्थ है कि व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक जो क्षमता है वो क्षीण हो चुकी है, जिसके कारण व्यक्ति का जो समाज में सहयोग है वो कम हो जाता है, उसमें रुचि लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी जो क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम हो गई हैं। तो ये जो आपने विभाजन देखा है, यह भी एक सामान्य सा विभाजन है। पेपर में पूछने वाले जो प्रश्न पूछते हैं बोर्ड महोदय, वो यहाँ पे इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि उनमें 1 या 2 क्वेश्चन इन अवस्थाओं से जरूर देते हैं। तो हम आगे की कड़ी में देखते हैं कि जो शैशवावस्था की मुख्य रूप से हमें पढ़ना जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इनमें कौन कौन से विकास होते हैं, इनमें शारीरिक परिवर्तन कौन से होते हैं, मानसिक परिवर्तन कौन से होते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, इस पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, अवस्थाओं से भी आते हैं और इनके मुख्य रूप से जो शैशवावस्था, किशोरा, बाल्या और प्रौढ़ावस्था है, इनसे प्रश्न आते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं कि जो आपकी शैशवावस्था है उसके सामान्य विशेषताएं क्या हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार शैशवावस्था के बारे में क्या कहा गया है, इन सभी तर्कों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो शैशवावस्था है इसके बारे में देखते हैं। तो जो आपकी शैशवावस्था है इन्हें हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। तो ये जो शैशवावस्था है इसका जो काल विद्वानों ने बताया है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, वो बताया है जन्म से 5 या 6 वर्ष, जैसा कि आपने पीछे देखा। और इस शैशवावस्था के और कौन कौन से उपनाम हैं, यहां से प्रश्न भी बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए हम इनके उपनाम को भी जान जाते हैं और इसमें जो सामान्य सा कॉन्सेप्ट है इनके नाम के पीछे, उस पर भी कुछ तर्क कर लेते हैं। तो जो इनका शैशवावस्था में जो उपनाम है, तो एक है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। क्या बताया इन्होंने? संस्कारों के निर्माण की अवस्था। तो जो शैशवावस्था है उसको अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर धीरे धीरे संस्कार डाले जाते हैं। संस्कार का अर्थ है जैसे कि बच्चों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनको पैर छूने का संस्कार दिया जाता है, कैसे बोला जाए उसका संस्कार दिया जाता है। यानी कि इस शैशवावस्था में जो बच्चा होता है उसको कैसे अपने परिवार के साथ, दूसरे लोगों के साथ रहना है, उसके बारे में अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, जिसको कहा जाता है कि संस्कार। तो संस्कारों के निर्माण की अवस्था किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं। तो कैसे किसे कहते हैं? शैशवावस्था को, यानी कि संस्कारों के निर्माण की अवस्था शैशवावस्था है। दूसरा इसका नाम है भावी जीवन की आधारशिला। आधारशिला का अर्थ होता है कि जैसे कि एक घर है, तो घर पूरी तैयार हो रहा है, उसमें जो नींव होती है वो उसकी आधारशिला होती है। इसी तरीके से जो बालक है, ये व्यक्ति है,
उसके जीवन की जो आधारशिला होती है वो होती है शैशवावस्था। यानी कि इसी शैशवावस्था के आधार पर ऊपर बालक का विकास होता है, इसलिए इसे हम जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। अगली बात है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण यानी कि जो बालक है इस शैशवावस्था में दूसरों का अनुकरण करता है। वो भाई का अनुकरण करता है, माता पिता का अनुकरण करता है, यानी कि अपने से बड़े जो भी कार्य करते हैं उनको दोहराता है और वह दोहरा कर ही सीखता है। यानी कि इस अवस्था में जो सीखने का जो मुख्य आधार है ना, वो दोहराना है, यानी कि अनुकरण करना है, दूसरे का अनुकरण करना। तो दूसरे के अनुकरण के माध्यम से शैशवावस्था का बालक अपने सीखने में वृद्धि करता है। या कोई भी चीज सीखना हो तो वो दूसरे का अनुकरण, इसीलिए तो कहते हैं बच्चों को बंदर के समान। बंदर के समान हो तो जिस तरह से बंदर नकलची होते हैं, उसी तरह से बच्चे भी शैशवावस्था में क्या होते हैं, नकलची होते हैं, तो अनुकरण करते हैं। अगली बात बताई जा रही है शैशवावस्था की कि यह कौन सी अवस्था है, खिलौनों की अवस्था है। यानी कि खिलौनों की आयु। शैशवावस्था में बच्चा अधिक से अधिक खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है, दूसरों का खिलौनों को अपना ही समझने की कोशिश करता है, सोचता है कि दूसरे के जो खिलौने उनके पास हैं वो मेरे पास भी हो जाए, और इसमें संग्रह भी करता है। तो यानी कि जो शैशवावस्था है इसमें बच्चा खिलौनों के साथ अधिक खेलता है, उनको पसंद करता है, इसलिए इसे खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अगली बात है इसका उपनाम अतार्किक चिंतन। इस अवस्था का जो बालक है यानी कि शैशवावस्था का बालक अतार्किक चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि इसके चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। क्रमबद्धता न होने का अर्थ है कि इनमें क्रमबद्धता क्यों नहीं होती है? क्रमबद्धता इसलिए नहीं होती है कि बालक के पास अनुभव की कमी होती है, और अनुभव के साथ साथ इनके पास जो सोचने और समझने की क्षमता यानी कि चिंतनशीलता यानी कि चिंतन भी कमजोर होता है या कम होता है। तो क्रमबद्धता नहीं होती है, अनुभव की कमी होती है, चिंतन उतना विस्तृत नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में जो बालक है वो चिंतन तो करता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं करता है, अतार्किक होता है, उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं छिपी रहती। इसीलिए कहा गया है कि शैशवावस्था जो है वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अगला है बालक का निर्माण काल। यानी कि बच्चे का जो निर्माण शुरू हो रहा है वो शैशवावस्था से हो रहा है, और जिस तरीके से आपने देखा कि भावी जीवन के आधारशिला है, उसी तरीके से यह बालक का निर्माण का काल यहीं से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक आधारशिला है शैशवावस्था, इसलिए इसको हम बालक का निर्माण काल भी कहते हैं। अगला है जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं जीवन का महत्वपूर्ण काल? क्योंकि इसमें संस्कारों का निर्माण होता है, जीवन की आधारशिला है, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, खिलौनों की आयु है, अतार्किक चिंतन है, और बालक के निर्माण का काल है प्रमुख, इसलिए इसको जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। तो ये जो बिंदु है बताया गया जी इस पॉइंट में कि शैशवावस्था के कौन कौन से उपनाम हैं। तो पेपर में क्या होता है कि पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि आखिर हम शैशवावस्था के कौन कौन नामों से जानते हैं। यह पूछ सकता है कि बालक का निर्माण काल किसे कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। पूछेगा खिलौनों की आयु किसे कहेंगे। तो ऐसे जो प्रश्न आएंगे वहां पे हम उत्तर देने में समर्थ हो सकते हैं। तो इनको आप नाम को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिभाषा कि जो शैशवावस्था है उसकी जो परिभाषा है, तो किस महोदय ने क्या कहा? तो जो फ्रायड हैं और न्यूमैन के अनुसार जो शैशवावस्था है उसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये बताया गया है फ्रायड के अनुसार, न्यूमैन के अनुसार, उन्होंने इस बात को कहा है। तो पेपर में डायरेक्ट बातें पूछी जा सकती हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा? तो फ्रायड और न्यूमैन ने कहा है।
ये कहा क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का जो विकास होना होता है वो पूर्ण रूप से माना जाता है कि यानी कि यह आगे के जो विकास को निर्धारित करता है। इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि मानसिक विकास भी इस अवस्था में अधिकतम हो जाता है। अगले हैं वेलेंटाइन महोदय। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा या आदर्श काल है। परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए। किसने कहा कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है? बच्चा इसमें अनुकरण करता है अपने बड़ों का, और जब अनुकरण करके सीखता है, दोहरान करके सीखता है, और उसी के वजह से इसे एक आदर्श काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को न गलत और सही की पहचान होती है, नहीं होती है गलत और सही की पहचान, और इसमें बच्चा सीखता भी है, और वो क्या सीख रहा है उसको भी इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन अनुकरण के माध्यम से, दोहरान के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसीलिए इसे हम अनोखा काल और आदर्श काल भी कहते हैं। हरलाक के अनुसार शैशवावस्था एक खतरनाक काल है या अपीली काल है एवं अपीली काल है। यहाँ पे देखिए कि जो हरलाक महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है, इसका अर्थ ये है कि इस अवस्था में बच्चों में तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं, और इसमें बच्चा बीमार जब पड़ता है तो उसको जान को ज़्यादा खतरा रहता है। यानी कि अधिकांशतः जो बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। तो क्योंकि उनका जो शरीर है वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाता है, यानी कि वातावरण में अपने आप को सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, और उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है आसानी से, जिसे ही कहते हैं कि खतरनाक काल, यानी कि शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। गुड एनफ के अनुसार क्या कहा गया है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। यानी कि किसी भी बालक का या व्यक्ति का जो मानसिक विकास है, उस मानसिक विकास का, जैसे मान लीजिए कि हमारा ही है, तो हमारा जो मानसिक विकास है पूर्ण रूप से, ये मानसिक विकास का आधा विकास, यानी कि जितना हम विकसित हैं इससे आधा विकास तो हमारा कब हो जाता है? आपका 3 वर्ष की आयु में। यानी कि जितना भी विकास आपका दिख रहा है, ये किसने कहा है? गुड एनफ महोदय ने कहा है, और ये फैक्ट आपके पेपर में आते हैं अक्सर। एडलर के अनुसार शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। अभी अभी आपने देखा, कह रहे हैं कि एडलर महोदय की शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। क्यों? अभी आपने देखा कि इसमें जो मानसिक विकास है ये तो एक आधार बन ही गया, क्योंकि आधा मानसिक विकास तो इसी समय हो जा रहा है, और जो बालक के सीखने के जो तरीके हैं अनुकरण के द्वारा, उससे बच्चा अपने सीखता भी है और अपने मानसिक विकास भी करता है, जिसके कारण एडलर महोदय ने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र इसके क्या हैं? प्रारंभिक शिक्षक हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद अगर देखा जाए तो जो शैशवावस्था शुरू होती है ये जन्म के बाद, तो उसमें बच्चे के लिए जो शिक्षक है, यानी कि जो सीखने का आधार उसका है, उसके हाथ, पैर और नेत्र हैं। क्योंकि उस समय उतनी चिंतनशीलता बच्चों के अंदर नहीं आ पाती है, तब वो बच्चे के जो हाथ, पैर और नेत्र हैं उसी के आधार पर सीखता है, यानी उनके माध्यम से सीखता है। इसलिए रूसो ने कहा है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांस बनते हैं। आगे क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बताया इन्होंने कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। किसने कहा 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी? क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब हम परिभाषा को देखने के बाद आगे देखते हैं कि जो शैशवावस्था है, इस शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि क्या
विशेषताएं या ये कहें कि अवस्थाओं के आधार पे और कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है, जैसा कि आपने पीछे परिभाषा में देखा है, उन्हीं से विशेषताएं निकल के आई हैं। क्या? कल्पना जगत में विचरण। यानी कि जो शैशवावस्था है इसमें बच्चा कल्पनाओं में जीता है। शेर, भालू ये आपस में एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। कैसे बात करते हैं? कहानियां सुनाई जाती हैं, कहानियों में बताया जाता है कि शेर ने भालू से कहा। कल्पना, परियां आती हैं, परी होती हैं, उड़ती हैं, ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं कहानियों के माध्यम से, जिसके कारण बच्चे को ये सब चीजें सत्य नजर आती हैं और वो कल्पनाओं में जीना शुरू कर देता है। वो स्वयं को भी सोचता है कि हम भी उड़ेंगे, वो स्वयं को सोचता है कि हम भी शेर से, भालू से बात करेंगे, क्योंकि वैसी कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। और बच्चे तो सामान्य तौर पर उस समय अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, यानी कि जैसा बताया जाए वैसा ही वो सीखते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कल्पना जगत में विचरण। तो जो शैशवावस्था है ये कल्पनाओं में विचरण की अवस्था है। अगली विशेषता, पराश्रित होना। पर मतलब दूसरे के आश्रित, यानी कि दूसरे पर निर्भर होना। तो जो शैशवावस्था है इसमें जो बालक है वह अपने माता पिता या ये कहें कि अपने से जो बड़े हैं उन पर आश्रित होता है। खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, हर चीज के लिए वो बच्चा अपने से बड़ों पर आश्रित रहता है। इसलिए इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है पराश्रित होना, यानी दूसरे पर निर्भर होना। अगली विशेषता दोहराने एवं अनुकरण। जैसा कि आपने पीछे देखा कि शैशवावस्था में बालक दोहरान करता है, या ये कहें कि उसके सीखने का जो प्रमुख आधार है वह दोहरान या अनुकरण करना ही प्रमुख आधार है, यानी कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं शैशवावस्था के। अगला है शारीरिक विकास में तीव्रता। वैसे तो बताया गया है विद्वानों के अनुसार कि 0 से 5 वर्ष तक जो बालक में विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। उसमें से भी अगर देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष ये सबसे तीव्र गति से होता है, सबसे अधिक तीव्र होता है इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में तीव्रता 0 से 5 वर्ष बताई जा सकती है, और इससे भी और अधिक नजदीक जाने की कोशिश करें तो वो है 0 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। अगला बिंदु है इसमें यह विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता, यानी कि शारीरिक विकास में भी तीव्रता होती है और सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है, क्योंकि बच्चा एक नए वातावरण में आता है और उसको सारी चीजें नई नई दिखते हैं। पेड़ है, जानवर है, सूर्य है, ये जो बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो जितनी भी चीजें उसको दिखाई देती हैं वो बच्चा उसके बारे में जानने की चेष्टा करता है, जानने का प्रयास करता है। इसीलिए इस शैशवावस्था को हम सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता की बात कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें तीव्रता से सीखता है, क्योंकि हर चीज से वो अनजान रहता है। अगली बात की नैतिकता का अभाव। नैतिकता क्या है कि नैतिकता क्या है? तो नैतिकता जो है, जो आपका समाज है, समाज ने कुछ मूल्यों को निर्धारित कर दिया है, कुछ तौर तरीकों को, कुछ संस्कारों को निर्धारित किया है, उसके आधार पर अगर आप व्यवहार नहीं करते हैं तो गलत माने जाते हैं। या ये कहें कि जो समाज ने मापदंड तय कर दिए हैं उसी को हम नैतिक कहेंगे, यानी कि उसके अनुसार अगर व्यवहार करते हैं तो आप नैतिक व्यक्ति कहलाते हैं। तो इस अवस्था के बालक को तो समाज के मूल्यों का ज्ञान नहीं है, समाज क्या उससे अपेक्षा रख रहा है इसको भी उसका ज्ञान नहीं है, जिसके कारण उस बालक के अंदर जो नैतिकता होती है उसका अभाव पाया जाता है। यानी कि बच्चे के अंदर कोई अच्छा खराब
ठीक, सही, इन सब चीज का पता नहीं होता है। एक है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का अर्थ है कि शैशवावस्था में जो बालक है उसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, यानी कि बच्चे को अगर भूख लगी है तो वह अपनी भूख को जाहिर करता है मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से। जैसे भूख लगी है तो वो रोने लगेगा, अगर भूख लगी है तो कोई भी चीज को अपने मुख में डाल लेगा। तो ये व्यवहार है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। खुश है, प्रसन्न है तो हंसने लगेगा। तो ये जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, इसके माध्यम से बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे उसको भूख की अपेक्षा है तो रोने लगेगा, किसी भी चीज को मुंह में डाल लेगा। तो ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं जो कि बच्चे के अंदर पाए जाते हैं, वो भी कैसे, शैशवावस्था में पाए जाते हैं सबसे अधिक। इसीलिए इसको कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। आत्मगौरव की प्रवृत्ति, स्वयं के बारे में, यानी कि इस अवस्था का जो बालक है वो स्वयं के अलावा और कुछ सोचता नहीं है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। यानी आत्मगौरव यानी कि अपने हिसाब से अपने बारे में ही केवल सोचता है, दूसरों के पास कुछ रहे चाहे ना। जैसे कोई खिलौना है तो खिलौने के बारे में बच्चे के अंदर क्या विचारधारा है कि दूसरे का भी खिलौना तो वो मेरा ही हो, यानी कि दूसरे के खिलौने को वह अपना समझ ले और अपने सुख को ही सर्वोपरि समझता है। इसलिए इसे कहा गया है आत्मगौरव की प्रवृत्ति। सामाजिक भावना का विकास, इसमें शैशवावस्था में जो बच्चा है इसमें जो सामाजिक भावना है, इसमें सामाजिक भावना का विकास थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। कैसे, बच्चों के साथ खेलने से शुरू हो जाता है। जब बच्चों के साथ खेलने लगता है बालक तो उसके अंदर खिलौनों को थोड़ा सा लेन देन, यानी कि उसके खिलौना को अपने पास और अपने खिलौने को भी उसको देने की शुरुआत करता है, जिससे एक दूसरे के बीच में बच्चों के अंदर सामाजिक भावना पनपने लगते हैं। यानी कि कैसे हम एक दूसरे के साथ रहें, बच्चों में भी धीरे धीरे ये पनपने लगता है, पूर्ण रूप से नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पनपता है। और मानसिक योग्यता का विकास इसकी प्रमुख विशेषता। मानसिक योग्यता में जैसा कि आपने देखा कि बच्चे का जो पूरा विकास होना होता है उसका तो 1/2 विकास किशोरावस्था शैशवावस्था में ही हो जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति का विकास है मस्तिष्क का, उसका ये आधा विकास तो 0 से 3 वर्ष में के बीच में ही हो जाता है। तो ये चीजें आपने देखा कि जो बच्चे की शैशवावस्था है उस शैशवावस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं को भी याद रखते हैं। आगे हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, इन विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो इसी क्लास के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।